हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारी जो सीरीज चल रही थी ना मगध का उत्कर्ष काल, वहाँ में हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तरकाल पढ़ेंगे। ये सारे इतने पढ़ लिए हैं। और ये मौर्य उत्तरकाल में स्थानीय शासक कौन कौन से थे और विदेशी आक्रमण किसके समय हुए थे। शुंग काल के समय में यवन हुए थे, कर्ण शासक है ना उसके समय में शक और हुए थे, और सातवाहन शासकों के बीच में पलवन वगैरह हुआ था। और ये वंश है ना इक्ष्वाकु वंश, चैंदी वंश और आमिर वंश, ये भी कुछ थोड़े से वंश थे इसके अंदर छोटे मोटे। यह मगध साम्राज्य है ना यहाँ पर था और इस पर कुल 7 राजवंशों का शासक था। कौन कौन से थे वो पूरा डिटेल से देखेंगे। उसके बाद देखेंगे शुंग वंश का जो शासक था, जिसे ब्राह्मण वंश की भी स्थापना की थी, शुंग पुष्यमित्र शुंग। फिर देखेंगे अग्निमित्र जो उसका दूसरा शासक था पुष्य शुंग वंश का। फिर हम देखेंगे यवन आक्रमण है ना वो किस किस के शासनकाल में हुआ और कौन कौन सा शासक था। ये जो है ना यवन आक्रमणकारी कौन कौन से थे वो कहा मैंने, यवन आक्रमण था। उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि यवन आक्रमण हुआ था। यह यवन आक्रमण की जानकारी गार्गी संहिता, वाल्मीकि अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र सॉरी और महाभाष्य। उसके बाद हम देखेंगे ये जो यूनानी लिखा ना यवन आक्रमणकारी कौन कौन से राजा थे और किस किसने अपना राजदूत भी भेजा था और किसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, कहाँ की थी और किसके सहयोग किसके शासनकाल में की थी। तो पहले हम देखें मगध का जो उत्कर्ष काल है ना, ये फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी परी दे रहे हो या यूजीसी नेट आरएस मैन दे रहे हो, चाहे रीट में इतना डीपली नहीं आता, ऊपर से आता है, लेकिन मैंने पूरा का डीपली दिया है आपको। तो मगध का उत्कर्ष काल जो एक जनपद था आपको पता है कहाँ था, मगध बिहार में था। इसमें पहले हरेक वंश की 7 वंश राजवंश थे ना, इसमें हरेक वंश था, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ईरानी यूनानी आक्रमण भी हुए थे जो मौर्य काल से पहले हुए थे। फिर है मौर्य काल। मौर्य काल के बाद अब आज हमारा टॉपिक है मौर्य उत्तरकाल। मौर्य उत्तरकाल में हम पढ़ेंगे शुंग, कण्व और सातवाहन वंश और कुछ छोटे मोटे वंश और भी है। चंदी वंश, इक्ष्वाकु वंश से मैंने कहा था। तो ये सब ये अगर मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो देख लेना, मगध का उत्कर्ष काल है वहाँ पूरी की पूरी ये बनी हुई है। आज से हमारा मौर्य उत्तरकाल की प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है। तो मौर्य उत्तरकाल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो स्थानीय शासक यानी कि भारत के जो राजवंश थे ना वो कौन कौन से थे और इन राजवंशों पे विदेशी आक्रमणकारी कौन थे। क्योंकि मगध का जो मौर्य काल चला गया ना, अशोक के बाद वृद्धर्थ वगैरह की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, तो मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद था ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। फिर विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए थे। तो ये था शुंग वंश का कौन कौन सा था स्थानीय शासक थे, शुंग, और फिर था कण्व, फिर था सातवाहन। सातवाहन के बाद ये इक्ष्वाकु वंश, चैंदी वंश और आमिर वंश आएगा। पुष्यमित्र शुंग था ना ये शुंग वंश का संस्थापक था जिसने वृद्धर्थ की हत्या करके, पुष्यमित्र शुंग है ना ये मौर्य शासक वृद्धर्थ का सेनापति था। फिर है देवभूति जो अंतिम शासक था, किसका, देवभूति यानी ये अंतिम शासक था किसका, शुंग वंश का, सॉरी मैंने शुंग वंश का ना, ये देखो शुंग वंश है, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। ये मगध पर जो 7 कुल राजवंश मैंने अभी बता दिया आपको मैप से, और ये मगध साम्राज्य यहाँ था। ये भारत का जो है ना उत्तर पूर्वी भारत है, ये मैंने मैप बनाया हुआ है। मगध महाजनपद था, इसका ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हो गया था। अब बढ़ते हैं शुंग काल। शुंग वंश 185 से 75 वर्ष तक रहा। और हरिप्रसाद शास्त्री थे ना उन्होंने पारसिक और ईरानी कहा है किसको, शुंगों को। बाणभट्ट ने निम्न जाति और अनार्य कहा है किसको, पुष्यमित्र शुंग को ही कहा है और शुंग वंश को ही कहा है। और दिव्यदान में मौर्य बताया है इसको, किसको, शुंग काल को। मेरुतंग में, थेरवाली में उज्जैन के शासकों की वंशावली है, इसमें पुष्यमित्र का भी वर्णन है। फिर है शुंग वंश पढ़ते हैं। शुंग वंश के शासक कौन कौन से थे, तो पुष्यमित्र शुंग और वाल्मीकि अग्निमित्रम और सुज्येष्ठ या वसु देव है ना, वासुज्येष्ठ यानी कि ये इसका पुत्र था। उसके बाद है वसुमित्र, फिर आंद्रक, फिर पुलिदन, फिर घोष, फिर वज्रवती, फिर भाद्रक और फिर है दिव्य। यह है ना लास्ट में देवभूति जो अंतिम शासक था किसका, शुंग वंश का। उसके बाद पुराणों में शुंग वंश को 10 राजाओं का वर्णन मिलता है। पुराणों में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है, शुंग में 10 राजाओं का वर्णन मिलता है। अब पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण वंश की भी स्थापना की थी। तो मौर्य उत्तरकाल में कभी कभी शुंग वंश में आ जाए, कभी अगर ब्राह्मण आ जाए ना तो ब्राह्मण वंश भी कर दे रहा है, ये भी सही है। तो मौर्य है ना, ब्राह्मण सेनापति कौन था, ब्राह्मण सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक वृद्धर्थ की हत्या की थी। तो ये वृद्धर्थ यानी कि मौर्य शासकों का सेनापति था, कौन था, पुष्यमित्र शुंग। उसने वृद्धर्थ की हत्या करके वृद्धर्थ को हर्ष चरित्र में प्रज्ञा दुर्बल कहा है। वृद्धर्थ यानी कि यह हारने वाला ऐसा ही दुर्बल शासक था। पुष्यमित्र को हरिवंश पुराण में जीनसेन, हरिवंश पुराण किसने लिखी थी, जीनसेन ने, जिसमें औधमिज यानी अचानक उठने वाला शासक का है हरिवंश पुराण में। और उसके बाद घोसुंडी अभी लेगी, हमारे राजस्थान का ही है, चित्तौड़ नगरी। इसमें सरतात और शंकर भी की उपाधि धारण की थी, इसने पुष्यमित्र शुंग का वर्णन मिलता है। पुष्यमित्र ने सेनानी और सेनापति की भी उपाधि धारण की थी, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद हम देखेंगे धनदेव। धनदेव कौन था, अयोध्या का राज्यपाल था, ये पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल था।
और संकिसा कहते हैं अयोध्या को, और मैंने यहाँ अयोध्या लिखा है। अयोध्या अभिलेख के अनुसार 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और यज्ञ जिसके पुरोहित कौन था? पतंजलि था। ये गोवर्धन यानी कि ये यूपी का निवासी था। यवन आक्रमण का भी वर्णन इसे अयोध्या अभिलेख में मिलता है, और 2 अश्वमेध यज्ञ का भी मिलता है। और आगे और मैं बताऊंगी, पूरा का पूरा डिटेल से आएगा अयोध्या अभिलेख। ये मैंने मैप से यूं ही बताया, अयोध्या अभिलेख जिसके अंदर 2 अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है, किसके? अयोध्या अभिलेख में। यवन आक्रमण का भी वर्णन मिलता है, किसके अंदर? अयोध्या अभिलेख में। पतंजलि पुरोहित था, किसका था? पुष्यमित्र शुंग का, और इसका मित्र भी था। तो पाणिनि कौन था? पाणिनि महापद्म नंद का मित्र था, जिसने अष्टाध्यायी लिखी थी, व्याकरण की प्रथम ग्रंथ था। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। ये महाभाष्य जो पाणिनि का था ना अष्टाध्यायी, उस पर टीका लिखी थी महाभाष्य नाम से। ये भी व्याकरण के थे और संस्कृत में। और पतंजलि पुरोहित था इस अश्वमेध यज्ञ का। इसका वर्णन हमें अयोध्या अभिलेख में मिलता है। माध्यमिका, माध्यमिका यानी चित्तौड़, अवध जिसे कहते हैं संकिसा या संकेत, ऐसा कोई नाम है, उस पर यवनों ने आक्रमण किया था, इसकी जानकारी भी हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है। और यवनों को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने, इसकी अभी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख में मिलती है। और अयोध्या का राज्यपाल था धनदेव, यानी कि ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। कौन था? धनदेव। इसने ये अयोध्या अभिलेख लिखवाया था। इसमें इसने है ना 3 सांची के स्तूप छोटे छोटे बनाए थे। ये आगे में आएगा। आप मेरे पास जितने भी नोट्स या मैं बना रही हूँ ना प्लेलिस्ट, ये दृष्टि बुक है, इतिहास यूजीसी नेट बहुत डीपली मेरे पास है, यहाँ से मैं बनाती हूँ और आपको पूरा डिटेल से देती हूँ। दूसरी मेरे पास है ये सौरव चौबे की बुक है, ये देख सकते हो, प्राचीन भारतीय इतिहास की, और ये सौरव कुमार चौबे आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि इसके अंदर जो प्रश्न दिए हुए ना, ये सारे प्रश्न भी यहीं से उठते हैं परीक्षा में। और ये बता दिया मैंने आपको, धनदेव अयोध्या वाला पूरा का पूरा डिटेल से अभी समझाया। दिव्य दान में अशोक ने जो 84,000 स्तूप बौद्ध स्तूप बनाए थे ना, उसको नष्ट किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट किया था, इनको तोड़ा था। इसलिए इसको बौद्ध धर्म का विनाशक या धर्मनाशक ऐसा कुछ कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था वो आगे अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसने कौन से स्तूप बनाए थे और स्तूपों पर किसका निर्माण करवाया था, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म के लिए कुछ प्रचार भी किया था। पाटलिपुत्र कुकुटाराम महाविहार को भी नष्ट करने का इसने प्रयास किया था, पाटलिपुत्र को और कुकुटाविहार। एक ये बताना आपको, जब मैंने आपको मगध के उत्कर्ष काल में पहला ही राजवंश पढ़ाया था, हर्यक वंश। हर्यक वंश जात हो पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास का पितृहंता वंश है, पूरा का पूरा वंश ही पितृहंता है। इसलिए उसके अंदर मैंने पढ़ाया था प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय, तो वो कौन से विहार में हुई थी, ये आप मुझे बताना कमेंट में, इसका आंसर अगर आपको आता हो तो, क्योंकि इसका प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ है, इसका पूरी की पूरी डिटेल बताई हुई है। और पूरा का पूरा हर्यक वंश पढ़ाया हुआ है, जिसके अंदर अजातशत्रु अलग पढ़ाया, बिंदुसार अलग पढ़ाया, सॉरी बिंबिसार अलग पढ़ाया है, और कालाशोक भी, शिशुनाग वंश भी अलग पढ़ाया। तो आप देख लेना प्रथम बौद्ध संगीति कौन से विहार में हुई थी। मैं सिर्फ विहार पूछ रही हूँ, जगह नहीं। राजकर आप कह दोगे कि जो गुफा थी सप्तकर्णी गुफा, गुफा नहीं, मैं वह विहार पूछ रही हूँ। तो कमेंट में आप मुझे आंसर बताना, अगर मेरे प्लेलिस्ट आप देख रहे हो तो। कौशाम्बी में घोषिताराम विहार को भी इसने जलाया था। कौशाम्बी में घोषिताराम जो विहार था ना, उसको भी इसने जलाया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। इसने कहा था जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा, मैं उसे 100 दिनार दूंगी। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश या मौर्य उत्तरकाल शुंग वंश है ना, ये है जिस तरह हम विश्व इतिहास में पुनर्जागरण काल पढ़ते हैं ना, कुस्तुनिया पे आक्रमण हुआ था, तुर्की पे युद्ध हुआ, फिर वहाँ जो जितने भी फ्लोरेंस इटली में हुआ, वो जब हुआ ना पुनर्जागरण काल, तो ये वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल था। वैदिक युग का पुनर्जागरण काल शुंग काल में था। किस में था? शुंग काल में। अभी आगे आगे आएगा पढ़ोगे। तो यवन आक्रमण हुआ ना, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, और यवन आक्रमण किस किस शासक ने किया था, मेनांडर ने कब किया था, वो पूरा डिटेल से बताऊंगी, पूरा वर्णन समझाऊंगी आपको। तो गार्गी संहिता है ना, उसके अंदर युग पुराण है। युग पुराण के अंदर सांकेत, पांचाल और मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज तक आ पहुंचे थे। किसने कहा है? गार्गी संहिता में कह रहे थे यवन आ पहुंचे थे, यवनों का आक्रमण हुआ था। फिर मालविका अग्निमित्र वसुमित्र ने यवनों को सिंधु के दाएं नदी के तट पर हराया था, वसुमित्र ने। तो इसके अंदर इसका भी वर्णन है वाल्मीकि अग्निमित्र में भी। फिर महाभाष्य जो पतंजलि ने लिखा था, और महाभाष्य जो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग का पतंजलि का पुरोहित, अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित भी था। सांकेत और माध्यमिका चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था महाभाष्य के अनुसार। किसने? यवनों ने। और ये कहाँ के थे? पतंजलि गोंडा जिसे कहते हैं, यूपी के निवासी थे पतंजलि। पाणिनि के कहाँ? पाणिनि कहाँ के थे? ये तक्षशिला के थे। मैंने आपको पढ़ाया था पाणिनि, जब नंद वंश पढ़ाया था तब पढ़ाया था। इसकी राजधानी पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी पाटलिपुत्र। आपको पता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उज्जैन ने की थी नगर की स्थापना। राजगृह नगर की स्थापना बिंबिसार ने की थी, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उज्जैन ने की थी, जो हर्यक वंश का शासक था।
और इसकी उपाधि क्या थी? पुष्यमित्र शुंग की सेनानी या सेनापति। अरहट और रहट तकनीक का भी वर्णन इस काल में, शुंग काल में रहट तकनीकी, रहट ऐसी होती है। ये देखो, अभी मैं यहाँ चित्र भी लगा लूंगी, आप देख लेना पूरा चित्र, रहट कैसी होती है। और वसुमित्र इसका सेनापति था। किसका सेनापति था? पुष्यमित्र शुंग का। अभी वसुमित्र इसका पोता भी होगा, जो आगे मैं दिखाऊंगी आपको। धनदेव कौन था? इसका राज्यपाल था, जिसने अयोध्या अभिलेख खुदवाया था। उसके अंदर किस किस की जानकारी मिलती है, मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है। उसके बाद है सांकेत अवध, इसकी धार्मिक नीति सहिष्णुता की थी, न कि असहिष्णुता की थी। सब कहते हैं ना, जैसे कि बौद्ध ग्रंथों में इसको बौद्ध धर्म विरोधी भी बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने सांची में 2 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, और तथा स्तूप को काट, यानी कि पहले है ना लकड़ी के स्तूपों पे जो वेदिका होती थी ना, मैंने आपको बहुत अशोक कालीन जितने भी स्तूप थे ना वो सारे पढ़ाए हुए हैं, और वो भी मैप से समझाया हुआ। तो अगर वो स्तूप का मेरी प्ले लिस्ट नहीं देखी है ना, तो वो देख लेना। प्राचीन भारतीय पुरातात्विक स्रोत है, ऐसी कुछ है, तो वहाँ स्तूपों का निर्माण मैंने पूरा पढ़ाया है। किसने तोरण बनाए थे? दाया तोरण किसने बनाया? बाया तोरण किसने बनाया? वैदिक किसने बनाया? वेदी किसने बनाई थी? पहले स्तूप कैसे होते थे? बाद में स्तूपों का अच्छा से निर्माण कब होने लगा? पूरा का डिटेल से। तो सांची में 2 स्तूपों का इसने निर्माण करवाया था। पहले ये वेदिका है ना, कांच यानी लकड़ी की होती थी, और उस पर पाषाण यानी पत्थर की वेदिका लगाने का कार्य शुंग वंश का राजा था पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो याद रखना, ये मुझसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न। मैंने कहा था मेरी शायद कोई लाइन छूट गई, ये छूटी थी। देखो, वैदिक पुनर्जागरण काल था। वैदिक पुनर्जागरण का काल कौन सा था? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल का काल था ना, वो वैदिक पुनर्जागरण का काल था। इसने बौद्ध धर्म को कहते हैं कि नष्ट करने की कोशिश की, और वैदिक धर्म जो पहले था उसको वापस स्थापित करने की कोशिश भी की थी। और भागवत धर्म भी होगा, अभी बताऊंगी आगे मैं। यह पुष्यमित्र शुंग के अंतिम दिन। संस्थापक था ये पुष्य शुंग वंश का, पराक्रमी शासक था। इसने 36 साल तक शासन किया था। वाल्मीकि अग्निमित्र में इसका शासक कौन, इसके बाद कौन बना था? अग्निमित्र। इसका जो प्रमाण मिले हैं ना, वाल्मीकि अग्निमित्र, कि अग्निमित्र कौन था? शासक। अब पढ़ेंगे अग्निमित्र, जो इसका ही पुत्र था, और 149 से 141 कि 9-10 साल इसने शासन किया था, ज़्यादा नहीं किया था। मालविका अग्निमित्र के अनुसार इसके शासनकाल में भी यवनों का आक्रमण हुआ था, और इसने सिंधु नदी के दाएं तट पर वसुमित्र ने इसको हराया था। किसको? यवनों को हराया था सिंधु नदी के दाएं तट पर। अग्निमित्र और वाल्मीकि दोनों की प्रेम कहानी का जो कहानी है ना, वाल्मीकि अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, ये कालिदास ने लिखी थी, और ये दोनों की प्रेम कहानी है। मालविका कौन थी? ये विदिशा या कहाँ की राजधानी थी और राजकुमारी थी, और उन दोनों के बीच में जो इनकी तस्वीर देख के उसको प्यार हुआ था, फिर इनकी शादी भी हो गई थी। और फिर ये कालिदास ने वर्णन किया था। इसका सेनापति वीरसेन था। किसका सेनापति? वीरसेन था। अग्निमित्र का सेनापति वीरसेन था। और वाल्मीकि विदिशा की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? विदिशा की। उसके बाद हम देखेंगे माधवसेन की बहन थी, क्योंकि विदर्भ युद्ध हुआ ना, ये विदर्भ युद्ध देखोगे आप, ये विदर्भ युद्ध हुआ ना, तभी तो इसके ये रिश्ता हुआ था। विदर्भ युद्ध हुआ तब ये जो बहन थी ना, माधवसेन की बहन थी। यज्ञसेन और माधवसेन दोनों भाई थे, तो उसकी बहन थी कौन थी? ये वाल्मीकि। और इसको शायद युद्ध के लिए परेशान के कहीं ऐसा ना हो, तो मेरी बहन को इन्होंने किसी राज दरबार में भेजा, और वो वहाँ से भागकर इसी के अग्निमित्र के दरबार में आ गए। उसे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ आ गई। और अग्निमित्र की पत्नी थी धर्मदेवी, ऐसी को नाम था, धर्मावती। उसने इसको नृत्य की और संगीत की शिक्षा भी दी। जब संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रही थी ना ये, तब उसकी तस्वीर बना ली थी अग्निमित्र के दरबार का ही कोई ऐसा कोई चित्रकार था। तब उसके चित्र को इसने देखा ना, वो इसकी रानी थी ना, अग्निमित्र की रानी, उसको बहुत दूर रखती थी, इसको छिपा के रखती थी, कहीं ऐसा ना हो गई जहाँ देख ले इसको, क्योंकि सुंदर बहुत थी। कौन थी? मालविका सॉरी। फिर भी उसने देखा, और उसको किसा पता नहीं किसके संदर्भ में उसकी मुलाकात हो गई। फिर इसकी पत्नी थी ना, उसने पत्नी ने ही दोनों की शादी करवा ली थी। तो विदर्भ युद्ध हुआ था ना, ये किसके बीच में हुआ था? अग्निमित्र और माधवसेन के साथ। अग्निमित्र ने ना माधवसेन का साथ दिया था, क्योंकि ये सही था। इसी ने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए ये सब किया था। फिर यज्ञसेन इनकी थोड़ा सा बदमाश था, तो इन दोनों के बीच में इसने माधवसेन का साथ देकर युद्ध किया। फिर दोनों में वर्धा नदी है ना, उसको सीमा बना के दोनों के अंदर साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, और इन दोनों ने अग्निमित्र को अपना सम्राट मान लिया कि यही हमारे राजा हैं, क्योंकि वह वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो चुके थे। अभी एक पॉइंट ही रहा है। एक तो यवन जो यूनानी आक्रमणकारी राजा कौन थे? विदेशी, जिन्होंने शुंग वंश के शासनकाल में जो आक्रमण किया था, और किसने अपना राजदूत भेजा था? पहला राजपूत तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मेगस्थनीज ही आया था, सेल्यूकस निकेटर का था वो। तो इसके बाद वसुमित्र शासक बना, वसुमित्र के बाद वज्रमित्र बना, और इसके बाद भागभद्र शासक बना ना। तब इसके शासन समय में यवन आक्रमण हुआ था, एंटियोक्स का। सॉरी, आक्रमणकारी नहीं हुआ था। ये जो मैंने यहाँ यूनानी लिख दिया, यहाँ यवन लिखना था, आप प्लीज करप्शन करके यवन लिख ले। यवन शासक एंटियोक्स किड्स है ना, उसने एक राजदूत भेजा, जिसे हेलियोडोरस कहते हैं, और भेजा। उसके ने वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। अभी गरुड़ स्तंभ की मैं प्रतिमा लगा दूंगी,
और इसने भागवत धर्म भी ग्रहण किया था। किसने किया था? इसी ने किया था, हेलियोडोरस ने। और अब देखोगे, अब इम्पोर्टेंट तथ्य अभी आएंगे। और अग्निमित्र की सभा में एक भागवती कौशिकी बौद्ध धर्मावलंबी स्त्री रहती थी। तो यह देखना, महिलाओं का कहीं नाम नहीं आया था, मैंने देखा। अब ये मौर्योत्तर काल में भी इतना नहीं आया था। तो ये मौर्य काल में और मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के शासनकाल में कौशिकी नाम आया ना, इम्पोर्टेंट है। शुंग काल में भागवत धर्म का विकास हुआ था और वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल भी था। अभी हम पढ़ रहे हैं, देखो, एक तो थी डेमेट्रियस वंश, यूनानी आक्रमण हुए थे ना, संस्थापक डेमेट्रियस था। इसकी राजधानी साकल यानी सियालकोट बना ली थी इन्होंने। प्रतापी शासक मिनाडर था इसका। किसका? डेमेट्रियस वंश है ना, उसका पिंडाडर था, जिसने बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? मिलिंद कहा गया बौद्ध साहित्य में। और मिलिंद पोह जिस है ना पुस्तक, मिलिंद पोह में नागसेन और मिनाडर जो वाद विवाद हुआ ना, उसका वर्णन है इसके अंदर। जब मैंने प्राचीन साहित्य पढ़ाए थे ना, उसके अंदर मिलिंद पोह का पूरा वर्णन पढ़ाया है। मिनाडर ने बौद्ध धर्म भी ग्रहण किया था, इसका भी वर्णन हमें मिलता है मिनाडर ने। उसके बाद है यूकेटाइट्स, ये भी यूकेटाइट संस्थापक था। इसकी राजधानी इन्होंने तक्षशिला बना दी थी। भारत के अंदर उत्तर पश्चिम भारत में विजिट किया था। और प्रतापी शासक एंटियोक्लिड्स था इसका प्रतापी शासक कौन था? एंटियोक्लिड्स। इसने बाघभद्र शासक था ना, हेलियोडोरस को राजदूत बना के भेजा था बाघभद्र के दरबार में। और भागवत धर्म ग्रहण किया था इसने, किसने? हेलियोडोरस ने। और इसी ने ही मथुरा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था हेलियोडोरस ने, जिससे हमें पता चलता है कि उसने भागवत धर्म ग्रहण किया था। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। मेरे टीचिंग चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मुझे भी हौसला मिलता है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरी प्ले लिस्टों को भी देख लें आप, और मेरे टीचिंग चैनल जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कीजिए। इसके अंदर हमें जो यवन आक्रमण हुए थे ना, जिससे हमारे भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा था और क्या क्या विकास हुआ था। तो देखो, ज्योतिष और नक्षत्र का ज्ञान हमें भारतीयों ने कहाँ से मिला था? यूनानियों से मिला था। नक्षत्र देख के हम पता चलाते हैं। और सिक्के बनाने की कला भी हमें यूनानियों से मिली थी। सोने के लिखित सिक्के, एक तरफ राजा का नाम, दूसरी तरफ देवता की आकृति, जो मिनेंडर के सिक्के थे ना, अभी मैं इसका चित्र भी लगा दूंगी, आप वो भी देख लेना पूरा का पूरा, जहाँ राजा का चित्र है और कुछ आकृतियाँ भी हैं उसके, देवताओं की आकृतियाँ और पक्षियों की आकृतियाँ भी हैं। तपस्या और योग की क्रियाएं हमने यूनानियों से सीखी थी। तपस्या और योग की क्रियाएं भी हमने यूनानियों से सीखी थी। तो ये था शुंग काल। शुंग वंश पूरा हो गया है और यूनानी आक्रमण भी पूरा हो गया। जिस तरह मैंने कहा, मौर्योत्तर काल में दो थे, स्थानीय वंश अलग था, विदेशी आक्रमणकारी अलग थे। तो शुंग वंश था ना, उसके शासनकाल में यवन आक्रमणकारी होते। दो राजाओं ने किया था, एक राजा ने हेलियोडोरस भेजा था, दूसरा था मिनेंडर, मैंने बता दिया। मिलिंद पोह में उसकी नागसेन और उसकी जानकारी भी मिलती है, थोड़ा सा रिकॉल करें तो। और थोड़ा सा अगर ये होगा तो देख लूँगी, इतना इंपॉर्टेंट ये परीक्षा में आता नहीं है। जो आते थे वो मैंने बता दिया। अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। और इसकी जो प्राचीन साहित्य स्रोत है ना, वो पूरा का पूरा, जब मौर्योत्तर काल पूरा हो जाएगा ना, अब शुंग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, कर्ण वंश पढ़ेंगे ना, फिर सातवां, जो सब पढ़ने के बाद इसकी जो भी विस्तारित सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिसके अंदर धार्मिक साहित्य है, अभिलेख है, जो पूरा वीडियो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।